हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। तो चलो, एक और एग्ज़ाम की तैयारी जो है हमने आप बच्चों के लिए शुरू कर दी है। और ये जो एग्ज़ाम है ये मतलब हर बार खूब सारी भर्तियां लेकर आता है। और इस एग्ज़ाम में जो है मतलब हमारे यहाँ से मैंने हमेशा नोटिस किया खूब सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि खूब सारी भर्तियां आ रही हैं और फिर से हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने इस बेहतरीन एग्जाम की बेहतरीन क्लास लेकर आपके पास हाजिर हो गया हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम लोग जो है मेरे साथ एसआई का जो एग्जाम है उसमें जो मैथ्स का जो कंटेंट होगा सिलेबस वार, पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, ट्रिक बाय ट्रिक, बहुत आराम से उसको मेरे साथ पढ़ाई करेंगे जबरदस्त तरीके से, जैसे हमने इसके पहले बाकी सारे सब्जेक्ट जो मेरे साथ तैयारी किए हैं। उसके अलावा अब इस वाले एग्जाम की भी आप मेरे साथ मस्त वाली एक तैयारी पूरी करेंगे, ठीक है। और जब आपकी सारे के सारे सब सिलेबस वार सारे के सारे टॉपिक की तैयारी जो है जब मेरे साथ पूरी हो जाएगी, तब हम लोग जो है इस एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है आप बच्चों के लिए, मैंने आप बच्चों के लिए जो है पहली वाली क्लास जो है आप बच्चों के लिए प्लान की है। एसआई प्री के हिसाब से मैं जो हूँ क्लास आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज जो है इस वाली क्लास का डे 1 होने वाला है। बहुत आराम से सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको ट्रिक के साथ समझाता हुआ चलूंगा, प्रैक्टिस शीट देता हुआ चलूंगा और आपकी तैयारी अपने साथ पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज जो मेरा जो टॉपिक होने वाला है आप बच्चों के लिए, वो टॉपिक होने वाला है डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग ये वाला जो टॉपिक है वो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन वाले टॉपिक से हमारे एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे कुछ अभी मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा, ये मैंने कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन लगा रखा है, ये मैं कुछ आपको कंसेप्ट करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाक से अपना काम शुरू करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है और इसको ना अक्सर हम लोगों को ना वो ना फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए कहता है। मतलब ये ऐसा बार वाला एक दशमलव रूप दे देगा और बोलेगा कि इसको ना आप बटे वाले फॉर्म में, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, भिन्न वाले फॉर्म में बदल कर दीजिए, इसका भिन्न रूप क्या होगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भिन्न रूप क्या होगा ये वाली बात जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली जब 0.8 पर ऐसा बार लगा हुआ होता है ना, तो इस बार का मतलब क्या होता है कि वो जो 8 है ना रिपीट होता रहेगा ऐसा। और रिपीट होगा कब तक रिपीट होगा भाई, अनंत तक रिपीट होगा। ये एक इसकी मीनिंग होती है कि अगर किसी भी संख्या के अगर बार लग जाए तो आप उसको इस तरीके से देखते हो, ठीक है। अब जैसे अगर इसको सॉल्व करना होगा मुझे बेसिक तरीके से, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं मान सकता हूं, माना माना y इज इक्वल टू 0.8888 टिल इनफाइनाइट, मैं ऐसे मान सकता हूं। आ रही बात पकड़ में। अब जैसे अगर मैं ऐसा कर दूं y इज इक्वल टू 0.8, मैं इसका अलग कर दूं और इसको मैं कर दूं 0.08888, फिर से चला जाएगा ये टिल इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से ना दरअसल इस वाली जगह में से मैंने 0.8 को अलग कर दिया और बाकी सारा का सारा कुछ वैसा ही लिख दिया। तो मैं इस वाली चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस वाली चीज को अगर आप बोलोगे तो y इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.1 इंटू वाई। इसका मतलब मैंने क्या किया कि इसका एक पॉइंट ने से खसका दिया। चलो आपको अगर ये वाली चीज कष्ट दे रही होगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो तो 0.8 कर देता हूं, 0.8 कर देता हूं ऐसा, और ऐसा बटे में ना 10 कर देता हूं, ठीक है। ऐसा वाला बात चल जाएगा, ये वाली बात आपको स्वीकार है। अपन इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, स्वीकार करते हो। और अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान देकर, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो कुछ और नहीं है, ये वाली जो चीज है वो यही है, और इसका मान दरअसल हमने कुछ और नहीं y ही सोच रखा था। तो जब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो y इज इक्वल टू 0.8 प्लस y बटे में 10, इस तरीके से स्वीकार करते हैं आप। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इस तरफ आएगा, तो y माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू आप बोल सकते हो
0.8 बटे में 0.9, और अब पॉइंट पॉइंट जब कट जाएगा तो अब इसको बोलोगे कि y बराबर आ जाएगा 8/9। तो ये जो y है इसका मान आपने निकाल लिया 8/9, मतलब कि 0.888 टिल इन्फिनाइट का जो भिन्न रूप होता है वो होता है 8/9। तो ये जो मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर, ये मैंने इसका एकदम बेसिक फॉर्म लिखा। मतलब अगर मुझे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बेसिक गणित आता है, तो मैं इस तरीके से इस बेसिक गणित को लगाकर सॉल्व कर सकता हूँ। ये इसको सॉल्व करने का सही तरीका है, लेकिन बहुत ही लेंथी तरीका है। मैंने इसमें बहुत मेहनत कर ली, मेरे पास पेपर में इतना समय नहीं रहेगा कि मैं इतना बेसिक करते रहूं। तो ये आपके सिर्फ जानने के लिए था कि देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व होते हैं। लेकिन हम लोग को जब एग्जाम में आएगा तब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आइए, क्या करूंगा मैं, आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अब उस वाली ट्रिक को सीखने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये हैंडल होती है। क्या करूंगा मैं कि जैसे 0.8 है और 8 पर बार लगा हुआ है, तो जिस भी संख्या पर बार लगा हुआ होता है, उस बार को जब हम लोग हटाते हैं तो बटे में क्या डालते हैं, 9 डालते हैं। ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब भी आप बार तोड़ेंगे तो बटे में क्या डालेंगे, 9 डालेंगे। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 1 2 3 पर बार लगा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय 999। थोड़ा ट्रिक को समझने की कोशिश करना आप। जितनी भी संख्या पर बार होता है मैं उतने बार बटे में 9 डाल देता हूं। बार हटाइए, उतने बार बटे में 9 डाल दीजिए। जैसे यहां पर देखिए 54 पर बार लगा हुआ है, तो 54 पर बार लगा, तो 54 दो संख्या है, तो जब दो संख्या से बार हटेगा तो बटे में 2 बार 9 लगेगा। बेकार करते हैं इस वाली चीज को। यहाँ तक कंफर्टेबल है हम सारे बच्चे लोग, आगे बढ़ सकता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ तक मसला सेट है। तो हम लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन स्वीकार हो गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि आपके पास नोट्स पूरे बन जाए। अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म करने वाला हूँ, जैसे कि आप इस वाले फॉर्म को देखिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर ना 2 संख्या है ना, यहाँ पर 2 संख्या है, लेकिन जो बार है वो सिर्फ एक ही संख्या पर लगा हुआ है। अगर मान लिया दोनों पर बार लगा रहता, मतलब अगर ऐसा लिखा रहता, तो इसका जवाब में लगा देता 12/99। तो 0.12 का जो भिन्न रूप होगा वो 12/99 हो जाएगा। लेकिन दरअसल ये 0.12 में 2 पर बार है, 1 पर बार नहीं है। तो इस वाली स्थिति में अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है, जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 0.12 है, तो मैंने लिख दिया 12 माइनस 1 डिवाइड बाय सिंगल 1 और सिंगल 0। ये इस तरीके से हैंडल होता है। मतलब कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी संख्या पर बार होगा उसकी वजह से उतने बार 9 आएगा। अब 2 पर बार था, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 पर एक बार था तो एक ही बार 9 डाला, और जितने पर बार नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं, उतने बार वहां पर डालते हैं 0। पॉइंट आया पकड़ में। थोड़ा सा मैं और आपको एग्जांपल दूंगा तो और भी अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा रिलैक्स होगा, धीरे धीरे चीजों को देखते रहिएगा, मजा आने लगेगा। थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए जैसे इस वाले एग्जांपल को देखो। अब पहले समझो कि कितने बार 9, कितने बार 0। 2 संख्या पर बार है इसलिए 2 बार 9, ठीक है, और 1 पर बार नहीं है इसीलिए 1 बार 0। तो पहले 9 और 0 का मसला सीख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर वाला हैंडल करना सीखो। ऊपर वाले में 532 है तो 532 अपन लिख देते, लेकिन जिस पर बार नहीं होता है वो होता है माइनस, ऐसे। आगे ट्रिक समझ में? ठीक है। अब जैसे अगर 0.532 और 32 पर बार है तो इसका भिन्न रूप अगर मेरे से पूछा होता तो मैं जवाब दे देता 527 डिवाइडेड बाय 99 सिंगल 0, ऐसा। तीन आ गया आपको समझ में? जैसे अब ये वाला, अभी वाला आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे करूंगा मैं? पहले बार वाला तोड़कर नीचे में 9 डालना सिखाता हूँ। एक ही संख्या के ऊपर बार है तो इस वजह से एक ही बार 9 आएगा, और 3 संख्या पर बार नहीं है इस वजह से उन तीनों के कारण 0 आएगा। ये सेट हो गया। अब इसको जब मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 4 3 2 1, और जिस पर बार नहीं होता है ना वो जाता है माइनस में, माइनस 432, ऐसा। उसको जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे इस पूरे के पूरे दशमलव रूप का भिन्न रूप पता चल जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये डेसिमल फ्रैक्शन में ये बहुत आम क्वेश्चन है आने वाला, जिसको अक्सर हम लोग सॉल्व करने में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन आप इस वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे और फटाक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।
यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब जब आपने ये वाला लॉजिक सीख लिया, क्या लॉजिक सीखा आपने? जितने पर बार होगा उतने बार 9, और जिस पर बार नहीं होगा उतने बार 0, और जो बार नहीं होगा वो होता है माइनस। ठीक है, अब वाला लॉजिक अब सीख लिया आपने, तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपके लिए थ्योरी में डाल रखा है। अब आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4.127 पर बार का सही अभिव्यंजन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। मतलब आपको सही, आपको बार रिपीटिंग डेसिमल आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए। अब आपने अगर मुझसे सीखा तो फटाक से सॉल्व कीजिए, और चैट सेक्शन में इसका आंसर जरा तुरंत मेरे को एकदम टिक करके बताइए भाई, जिन जिन बच्चों ने सीख लिया इस वाली चीज को। मीनवाइल मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखो 1.427 और 27 पर बार है ना। तो मैंने आपको हालांकि सिखाया था कि अगर 0 दशमलव होता तो अपन इसको कैसे हैंडल करते। अपन इसको करते 427 माइनस 499 सिंगल 0, ये ऐसे हैंडल हो जाता मुझसे बहुत आराम से। लेकिन यहाँ पर अब 0 नहीं दिया, यहाँ पर इसने 1 दे दिया है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका आपके पास ये वाला है कि आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप इसको ऐसा कर सकते हो, और इस वाली चीज को सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। इसको हल करोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे तो इसका आपको भिन्न रूप जो है पता चल जाएगा। स्वीकार हो गई बात? तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो तरीका ये है कि इस चीज को आप ऐसा लिख लो और ऐसे इसको ब्रेक करके इस यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू को 1 जोड़ दो, उसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन फिर से ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा हो जाएगी, तो मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा। तरीका सही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करना, पेपर में चाहे यहाँ पर जो भी अंक दिया हो ना, उसके कारण ना कोई दिमाग मत लगाना, सीधा जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको लगाना। ट्रिक सीख लो इसकी। ट्रिक क्या है अपने पास, जितने बार भी बार होता है, वही सेम अप्रोच है, जितने बार भी बार होता है उतने बार 9 आता है। अब जिस पर बार नहीं होता है उसके कारण 0 आता है। तो मैं एक बार 0 लगा रहा हूं क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं है। ठीक है, अब आगे वाली बात को सुनना। अब यहां पर आप क्या करना, यहां पर आप करना 1427 इस तरीके से, और माइनस कर देना 14 को। देखो जरा मैंने कैसे किया, 1427 उसमें मैं माइनस कर दूंगा 14 को। स्वीकार हो गया? अब जैसे मैं इसको माइनस करूंगा और हल करूंगा तो मुझे इसका जो भिन्न रूप है वो पता चल जाएगा। स्वीकार है? रटे अपन लोग? तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि 7 में से 4 जाएगा तो आएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, और ये आ जाएगा 1427, और ये हो जाएगा 990। और मैं देख रहा हूँ कि 9 से कट सकता है, तो ये 9 से कटेगा तो आएगा 1110, और ये 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 एकम 9, और 5 बच जाएगा 51, 9 सत्ते हो जाएगा, नहीं 9 छक्के नहीं, 9 पंचे 45, और मेरे पास बच जाएगा 6 बच जाएगा तो आ जाएगा 63, 9 सत्ते 63। तो 157 डिवाइड बाय 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे। बेकार हुआ आइडिया? कंफर्टेबल है? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एसआई प्री में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया नया क्वेश्चन सीखने को मिला होगा। चलते हैं अपन फटाक से नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वाला अपना कंटेंट है ये मैंने इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, तो मैंने इसे डाल दिया यहाँ पर। आइए इस वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सहायक शिक्षक का जो भी पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था, तो इसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि x का मान ये हो तो x का रेशनल फॉर्म क्या होगा, मतलब कि भिन्नात्मक रूप क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो जैसे x बराबर मुझे दिखाई दे रहा है 1.323232, तो आपको दिखाई दे रहा है 323232 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो 323232 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 32 पर बार। इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, जो भी चीज रिपीट होती है उसको हटाकर अपन उसे बार लगा देते हैं। बार को मैंने आपको तोड़ना सिखाया हुआ है, कैसे तोड़ते हैं हम लोग। 132 - 1 डिवाइडेड बाय डबल लाइन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक से आ गया होगा। ये वाली ट्रिक हम लोग को डायरेक्ट अप्लाई करनी है पेपर में। ठीक है, कंफर्टेबल है? मतलब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 131 डिवाइडेड बाय डबल नाइन। 131 डिवाइड बाय डबल नाइन, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इन सारे क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करेंगे। चलते हैं फटाक से अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, ये है अगला वाला क्वेश्चन।
थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम का अक्सर फेवरेट क्वेश्चन रहा है। सीजी व्यापम जो है इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछता है, तो आपको इसके लिए एकदम रेडी रहना है। तो चलिए एक बार फटाक से इस वाले क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6.46 का साधारण भिन्न क्या होगा। 6.46 अभी भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी उस पर बार लगा हुआ होता है तो आप लिखते हैं 646 माइनस 6, दो बारी संख्या पर बार है तो दो बारी अपन ने 9 डाल दिया, खत्म बात। ठीक है, तो जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 99, 640 डिवाइडेड बाय 99 मेरे को दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चन को देखते ही पेपर में ट्रिक कर देंगे। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का सारे बच्चे आप लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे। मस्त क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। 0.4 का वर्गमूल बताइए। फटाक से चैट सेक्शन में आंसर देते जाइए। देखो चैट सेक्शन में आप बच्चों को ना अपनी जो एक्टिविटी है वो मेंटेन करके रखनी है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्लान किया है कि मैं आप बच्चों के लिए ना बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊं जिससे आपकी एसआई की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो है इस वाले वीडियो से इंजॉय कर रहे हैं या आपको इस वाले वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप चैट सेक्शन पे मुझे लिखकर बताएंगे कि हाँ सर हम लोग को यहाँ पर ना बहुत मजा आया, बढ़िया लगा, वाला क्वेश्चन सीख के अच्छा लगा सर, यहाँ पर अपन लोग ये वाली चीज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसको एड ऑन कर दूंगा। तो आपको इस वाली चीज का ध्यान देना है, हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि चैट सेक्शन अपनी एक्टिविटी बना के रखनी है। कमेंट सेक्शन में जो अपनी एक्टिविटी बना कर रखते हो उससे मुझे पता चलता है कि मुझे आप बच्चों के लिए और कितनी मेहनत करनी है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो कमेंट सेक्शन में आपके जो कमेंट है वो मुझे हिम्मत देते हैं और मुझे उसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपका कमेंट सेक्शन में जो प्रेजेंस है, जो आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझसे शेयर कीजिए। ठीक, मैं अगर होता है पेपर में तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाता वो आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर मैं पेपर में होता तो 0.4 पर बार को मैं इस तरीके से लिखता 4/9, और क्योंकि उसने मेरे से इसका वर्गमूल पूछ रखा है, इसका वर्गमूल पूछ रखा है, तो दरअसल ये हो जाता 4/9 का वर्गमूल। ठीक है, तो 4/9 का वर्गमूल में 4 का वर्गमूल होता 2, 9 का वर्गमूल होता 3, तो जो 2/3 हो जाता है, या उसको हल करता है 0.66666 अनंत तक जाता है। इसका मतलब मैं इसको बोल देता 0.6 पर बार, और इससे मेरा जो सही जवाब होता वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ये क्वेश्चन में इस तरीके से पेपर में सॉल्व करके आता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। तो पता है डेसिमल और फ्रैक्शन ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा टॉपिक है जो अक्सर मिस कर दिया जाता है। हर जगह सब पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, SICI पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में बताएंगे ही नहीं। इंपॉर्टेंट है, सीखो इसे आराम से। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। ऐसे ही प्री में आया हुआ सवाल है ये, इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल, कौन सा ऐसा है जो शुद्ध आवर्ती दशमलव है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शुद्ध आवर्ती दशमलव कौन सा है, ये आपसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल जब इसको ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा, 0.2, 954, फिर आएगा 954, और फिर आएगा 954, और ये जाएगा अनंत तक। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जाएगा 3.88888, और ये जाएगा अनंत तक। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होगा जो 42.0666, ये जाएगा अनंत तक। इसका मतलब ये होता है, ये हो जाएगा 0.14257, अगेन 14285 और ऐसा जाएगा अनंत तक। तो मतलब आपको ये देखना है कि कौन सा वाला शुद्ध आवर्ती है। शुद्ध आवर्ती कहने का मतलब कौन सा वाला एंड टू एंड रिपीट हो रहा है। तो एंड टू एंड रिपीट होने वाले केस में आप देखिए, यहाँ पर 954 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये 2 रिपीट नहीं हो रहा था। ये 888 रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 रिपीट नहीं हो रहा था। 666 रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन इस वाली स्थिति में ये पांचों संख्याएं, मतलब 6 संख्याएं हर बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब जो शुद्ध आवर्ती है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप एग्जाम में टिक करके आते वो डी आप टिक करके आते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन।
ये आपके एग्जाम में सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया है कि ना इस वाले टॉपिक से डिफरेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन ले लिए। इससे मजे की बात ये है कि आपका ना मतलब ऐसे ही की तो तैयारी होगी उसके अलावा जैसे कोई भी एग्जाम हो सकता है कि बच्चों का लक्ष्य रहता है यार मेरे को सीजीपीएससी भी करना है, तो उसका भी सीट सेट आप मेरे साथ ही कर लोगे, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ए बी सी तीन एकल अंक वाली संख्याएं इस प्रकार है कि, ये मेरे पास फॉर्म लिखा हुआ है, बराबर 19/37 है। तो ए धन बी धन सी का मान ज्ञात कीजिए। आप इस वाले वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए। आप मेरे से सारा का सारा कंसेप्ट सीख चुके हैं। अपना जो आंसर है मुझसे चैट सेक्शन में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आइए रिलैक्स वगैरह देखते हैं। ये हो जाएगा 0.ABC पर बार। क्यों? क्योंकि यही ABC बार बार रिपीट हो रहा है ना, इस वजह से ABC पर बार हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हो जाएगा ABC डिवाइडेड बाय 999, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मुझे इसका मान दे रखा है, मुझे यहाँ पर इन्होंने इसका मान दे रखा है 19/37, और ये आ जाएगा ABC डिवाइडेड बाय 999, ऐसा। कंफर्टेबल यहाँ तक सारे बच्चे लोग सेट है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूं, तो ये जो 999 है, ये 999 है, ये कुछ और नहीं होता है, ये दरअसल 37 इंटू ये हो जाएगा 11,111 का जो है 9 से, और फिर आ जाएगा 111 का मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ 37 से, ताकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कटिंग करता हुआ दिखा सकूं। जैसे अगर मैं करूंगा इसको 9 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 111 इंटू 9। 999 को मैं लिख सकता हूँ 111 इंटू 9, मानते हो? और 111 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 111 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 3, मैं ये लिख सकता हूँ इसको। ये बात स्वीकार करते हो आप, ठीक है। ये तो 37 इंटू 3 में इसको लिख सकता हूँ, सेट है ये। अब जैसे इसको काटूंगा तो 37 से 37 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देगा वो दिखाई देगा ABC बराबर 19 गुणा 3 गुणा 9। पता चला? मैंने ये 37 से 37 काट दिया, 3 और 9 का जो है मैंने तिरक गुणा कर दिया, सेट है यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ इंटू करूंगा। मैं क्या करूंगा, 19, 3 और जो 9 है उसका इंटू करूंगा, और जैसे ही मैं इंटू करूंगा तो मुझे एक संख्या मिल जाएगी, और वो संख्या से मैं चीजों को सेटल कर दूंगा। तो जैसे मैं इसका इंटू करता हूँ, मतलब कि मैं ABC बराबर करता हूँ, तो इंटू जो आता है वो मेरा 513 आता है, ठीक है। इंटू मेरा 513 आता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A बराबर हो जाएगा 5, B बराबर हो जाएगा 1 और C बराबर हो जाएगा 3। उसने मेरे से A प्लस B प्लस C पूछा है, मतलब 5 प्लस 1 प्लस 3, 5 3 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होता है वो हो जाता है 9। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप पेपर में बनाकर आते, तो ये क्वेश्चन आपसे तभी हैंडल होंगे जो मैं आपको ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बार को ब्रेक करके अपन लोग जो है भिन्न में ब्रेक बदलते हैं, ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे तब। दिखा रहे हैं यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? ये A प्लस B प्लस C का मान आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको इस वाले क्वेश्चन को मुझसे बहुत अच्छे तरह से सीखना चाहिए। मेरी उम्मीद है आप बच्चों से कि आप क्या कीजिएगा कि जब भी मैं आपके सामने नया वाला क्वेश्चन ओपन करता हूं तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो खुद से, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालो। ये काम मैं बिल्कुल करो। इससे क्या होगा, इससे दो बातें होंगी। मुझे पता चलेगा कि हाँ आप बच्चे लोग मेरे साथ एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे जो दूसरा वाला वीडियो है और भी दिल लगाकर और भी अच्छे से मेहनत करके आपके सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से सिंसियरली ले रहे हो। दूसरा ये कि जब खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार मतलब मेरे से चीजें बन रही हैं, और अगर नहीं बन रही हो तो सॉल्यूशन बताऊंगा तो देखकर पता चल जाएगा अच्छा मैं यहाँ पर गलत कर रहा था, थोड़ा सा सर का ध्यान दे देता हूँ, पता चल जाएगा कहाँ पर गलत कर रहा हूँ, फिर ठीक कर लेता हूँ। मतलब आपको ये बताने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरे साथ बनाकर रखना है। इससे बोथ वेज जो है हम लोग इंप्रूव करेंगे। चलिए, एक संख्या का 2/5 भाग संख्या के 1/3 भाग से 2 अधिक है। माना संख्या जो है वो x है, तो संख्या का 2/5 भाग ऐसे लिखा जाता है। संख्या का 2/5 भाग मतलब 2/5 x। संख्या के 1/3 भाग, संख्या के 1/3 भाग से 2 ज्यादा है, तो x का 2/5 भाग x के 1/3 भाग से 2 ज्यादा है, ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, मतलब आपसे x का मान वो दरअसल पूछ रहा है, ये सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/5 और ये
तो बटा 5x और ये इधर आएगा तो आ जाएगा x बटा 3, ये बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो ये इधर जाता है 3 दूनी 6, ये इधर जाता है 5, 6 में से 5 माइनस करोगे बनेगा x बटा 3 पंचे हो जाता है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 15 का दूनी हो जाएगा 30, मतलब इसमें आंसर हो जाएगा x बराबर 30। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 30। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ खास वैसे था भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 2/3 ऑफ 57 इज मोर देन 1/3 ऑफ 90। बोल रहा है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो 57 का 2/3 ऐसे लिखूंगा, 57 का 2/3, ठीक है, 90 के 1/3 ऐसे लिखूंगा, 90 के 1/3 से कितना अधिक है। चलो भैया एक x अधिक है, ऐसे इसको बनाते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ऐसे इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे जाएगा 3 एकम 3 19, 19 का दूनी हो जाएगा 38 और यहाँ पर होगा 30। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 8। ऐसे ये वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। बेकार है, डन है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक अंक और उसके सप्तांश के बीच का अंतर जो है 42 है। ठीक है भाई, मान लिया वो जो अंक है वो क्या है, x है, कंफर्टेबल है मतलब, और उसका सप्तांश मतलब कि x बटा 7, उसके बीच का अंतर मतलब कि माइनस, तो कितना है वो 42 है, ऐसे वो कह रहा है। ये है उस वाली लाइन का मतलब। ठीक है, तो जैसे इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 42। इसको आप काटोगे तो 7 छक्के 42, सती सती आ जाएगा 49। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 49। राइट है, ऐसा ही मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब देखिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहता ना तो इन सारे क्वेश्चन को स्किप कर देता, जो 2-3 मैंने क्वेश्चन करवाए मैं चाहता था उनको स्किप कर देता, लेकिन मैं स्किप इसलिए नहीं किया कि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसी लेवल की आपको मेरे से तैयारी करनी है ना। मतलब आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, तैयारी कैसे करोगे अपनी। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला कि आपको पता चलेगा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसी ही तैयारी करनी है। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में ये कहता है कि एक भिन्न का अंश, ठीक है भाई, बनाता हूँ इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बच्चों के लिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप स्वयं इस वाले क्वेश्चन को बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर शेयर कीजिए भाई। मेरे को उम्मीद है आप आंसर सारे बच्चे लोग शेयर करेंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, तो मान लिया कि उसका हर x है और जो अंश है वो एक कम है, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसे। यहाँ तक बात स्वीकार हो गई। ठीक है, सारे बच्चों का मामला सेट हो गया। अब देखो इस वाली कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो जवाब बनेगा, जो नहीं करेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर 20 में एक कम करूंगा तो 19 आना चाहिए, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, ये तो जवाब नहीं बनेगा। तो ए बी और डी में कोई आंसर होगा तो एक बार मैं तुक्का भी मार के आऊंगा ना तो मैं सी तो नहीं मार के आऊंगा। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान देना कि थोड़ा ऑप्शंस आपको गिवन रहते हैं, थोड़ा उसका सहायता लेने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में बोल रहा है कि 6 जोड़ दो, लो भैया जोड़ दिए। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए ऐसा, ठीक है, ये जो है वो भिन्न है, ये जो है वो भिन्न है और वो बोल रहा है अगर आप 6 जोड़ दोगे तो जोड़ दिए भाई 6। ठीक है, तो जो भिन्न है वो 5/4 के बराबर हो जाएगा। ये जो भिन्न है ये 5/4 हो जाएगा, वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है वो जो भिन्न है वो 5/4 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये कैसा होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो मैं। ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और वो 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x - 4 + 6 चौके 24। ये सेट है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20। x बराबर अगर आपका 20 आ रहा है और जब यहाँ पर पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा 20 और 20 में एक कम करोगे तो आएगा 19। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होना चाहिए 19/20 और इसका जो आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी। मस्त क्वेश्चन था, बना के बढ़िया मजा आ गया बच्चों के साथ में, मस्त बढ़िया गुड। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। CGPSC प्री में आया हुआ सवाल है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, मेरे साथ पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स। गणित सीखना चाहते हो गणित करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जब किसी संख्या के अंश में 4 जोड़ा जाता है, मान लिया वो संख्या जो है x है, उसके अंश में आपने 4 जोड़ दिया,
और इसको ऐसा ही रहने दिया, ठीक है। तो जो संख्या है वो मेरे हिसाब से मान लो x बटा y है, जिसमें अंश x है और जो हर है वो y है, और उसमें 4 जोड़ दिया आपने, लो मैंने 4 जोड़ दिया, तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो संख्या है, इसी संख्या में 2/3 की वृद्धि हो जाएगी। अगर आपने किसी संख्या के अंश में 4 जोड़ा तो उस संख्या में 2/3 की वृद्धि हो जाएगी। सीख लो, इन एक्सप्रेशन को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, x + 4 माइनस x बटा वाई इज इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व करोगे x x कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। y बराबर 3 दूनी 6 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसका आंसर टिक करके आऊंगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसने क्या पूछा था, उसका हर क्या होगा, हर y था, तो y जो है 6 आ रहा है, इसका मतलब आंसर जो मैं लगा दूंगा वो लगा दूंगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ना मैं आपको ना बहुत अलग अलग मेथड देने वाला हूँ, ये सारे मैं मेथड आपको सिखाऊंगा कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्या एलसीएम मेथड होता है, क्या प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। डेसिमल और फ्रैक्शन का अभी जो मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ ना, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना हम लोग को हमेशा दिक्कत आती है। तो इस वाले वीडियो के बाद मैं आपकी वो जो सारी की सारी जो दिक्कत है एंड टू एंड एकदम क्लियर कर दूंगा, एंड तक मेरे साथ बने रहना लेकिन, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, तब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, बड़े ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको मजा आएगा सॉल्व करके। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपसे पूछेगा, ऐसे भिन्न बनाकर दे देगा, और ऐसे पूछेगा इनमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना आप एग्जाम में, एक बार आप वो मेरे से सीख लीजिए, ठीक है। तो क्या करना कि इनमें से ना किसी भी 2 को चुन लो, जिसमें तुम्हारा मन करे उसको चुन लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और दूसरे को चुन रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले और दूसरे को मैंने चुन लिया, ऐसा, ठीक है, पहले और दूसरे को मैंने चुन लिया, ठीक है। अब क्या करना, आपको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आपको ना बच्चों लोग तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये जो है इधर जाएगा, ऐसा। तो ये जब इधर जाएगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, बैठे अपन लोग, और ये हो जाएगा तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 60 और 77 में कौन सा आपको छोटा लग रहा है, तो मुझे जो छोटा है वो 60 लग रहा है, तो क्योंकि इसने छोटा वाला पूछा है ना, इसलिए मैं छोटे वाले को चुन लेता हूं। तो 5/11 और 7/12 में जो छोटा है वो 5/11 है, तो मैंने 5/11 को चुन लिया। इन दोनों का रोल खत्म हो गया, इन दोनों का रोल खत्म हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 5/11 क्योंकि मेरा चुना गया है, उसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करूंगा। इन दोनों में छोटा ये था तो इसको चुन लिया, अब इसको मैं तीसरे के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तीसरे के साथ कंपैरिजन करने के लिए फिर से वही अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा लगाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाऊंगा तो आ जाएगा 13 पंचे 65, 11 अट्ठे 88। इसका मतलब कि इन दोनों में भी जो छोटा है वो यही 65, मतलब कि 5/11 छोटा है, तो इसका भी रोल खत्म हो गया, और 5/11 का कंपैरिजन करवा दिया जाएगा 9/17 से, ठीक है। तो 9/17 को वापस 5/11 से कंपैरिजन कराने जाऊंगा, तो इसका गुणा इधर कराऊंगा, इसका गुणा इधर कराऊंगा, तो 17 और 5 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 5 7 35, ऊपर आ जाएगा 3 85, और 11 99, तो फिर से जो छोटा है वो 85 है। तो अल्टीमेटली जो इन चारों में सबसे छोटा निकल कर आया वो आया 5/11। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5/11। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को ये जो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, और आपको वहां पर समय बिल्कुल नहीं लगाना है। जो ट्रिक आपको दी जा रही है इसी ट्रिक से आपको अपना काम पूरा कर लेना है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे साथ ये तैयारी पूरी करनी है, और एंड तक जब एग्जाम हो तब आपको इस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस भी देनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। जी जी, एसआई प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मेरी उम्मीद है कि आप बच्चे लोग जो हैं इस वाले क्वेश्चन को स्वयं से बनाएंगे, अभी जो मैंने आपको ट्रिक दी है उस वाली ट्रिक के साथ, और जो अपना आंसर है वो आप मुझसे चैट सेक्शन में शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या सिखाया था मैंने, किसी भी 2 को चुन लो, मतलब कि 2/3 3/5 चुन लिया, तेरे गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 3 तिया 9, जो छोटा है, छोटा पूछा इसलिए छोटा देख रहा हूँ, छोटा है मेरा 9, 10 में से जो 9 है वो छोटा होता है, तो मेरा जो मैंने चुना है वो मैंने 3/5 चुना है, इसका रोल खत्म हो गया। अब 3/5 का जो है आप तुलना कराओ 7/9 से,
9 तिया 27, 5 सत्ते 35। तो छोटा है 3/5, तो 7/9 का रोल खत्म हो गया। अब मैं तुलना कराऊंगा 3/5 की 11/13 से। 13 तिया 39, 11 पंचे 55। जो छोटा है वो अब भी मेरा 3/5 छोटा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3/5। तो जो सबसे छोटा भिन्न है वो है 3/5। पेपर में इन क्वेश्चन को आप इसी वाली ट्रिक से सॉल्व करके आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और मुझे आपकी जबरदस्त वाली परफॉर्मेंस भी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं वापस से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया वो क्वेश्चन, जीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस बारी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। जैसा आपने मेरे साथ अभी सीखा आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आराम से आपसे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। चलिए एक बार मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7/9, 2/5, 5 सत्ते 35, 9 दूनी 18। इस बारी क्या पूछा है, बड़ा, तो बड़ा वाला चुन रहा हूं। 35 बड़ा है तो 2/5 का रोल खत्म हो गया। 7/9 को चुन लिया गया। अब उठाता हूं उसके साथ में 3/8 को। 8 सत्ते 56, 9 तिया 27। जो बड़ा है वो 56 है। 3/8 का रोल खत्म हो गया। अब जो मैं उठाऊंगा वो उठाऊंगा 7/9 को। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/11। 5/11 में 11 सत्ते 77, 9 पंचे 45। जो बड़ा है वो 77 है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 7/9 है। बताइए ठीक है, कंफर्टेबल है। अब हो जाएंगे ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से, कष्ट तो नहीं होगा किसी बच्चे को। चलिए फिर चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब जो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप ना लगभग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरे से 1-2 मेथड और ले लो, फिर आप एग्जाम में खुद ही डिसाइड करना आपको किस मेथड में मजा आ रहा है, वो वाले मेथड को लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। अल्टीमेट गोल ये है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेथड जो भी लगाओ। जैसे ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं नीचे तो यहाँ पर 2, 7, 4, 7, तो मैं ऐसी संख्याएं देख रहा हूं जिनका ना मैं एलसीएम बहुत अच्छे से निकाल सकता हूं। अगर एलसीएम नहीं निकाल पाऊंगा तो फिर मैं जो हूं क्या करूंगा, मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा। कभी कभी एलसीएम भी निकल जाता है बहुत जल्दी तरीके से, तो तुरंत पता चल जाता है, तो ये वाला भी चीज सीख लो। 2, 4, 7, 7 का जब एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम होगा 7 चौके 28। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का एलसीएम जो है बहुत अच्छे तरीके से निकालना आ जाता होगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर एलसीएम 28 मैंने कैसे लिया, अगर कोई कष्ट भी हुआ हो तो परेशान मत होना। मैं आपको एलसीएम वाली एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा एलसीएम 28 कैसे आता है। ठीक है, अभी अपना जो कंटेंट है वो डेसिमल फ्रैक्शन का, तो उसे बने रहते हैं। एलसीएम 28 आएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जिनको ना आता हो उनके लिए कह रहे हैं, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम आपको आना ही चाहिए। तो क्या करना कि जो भी आप एलसीएम निकालोगे उसका इसमें गुणा कर देना। जो भी आप एलसीएम निकालोगे उसका इसमें गुणा कर देना, यही काम है। ठीक है, जो भी एलसीएम है गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कष्ट ना आए। 1/2 28 से गुणा होगा, वैसे ही 5/7 28 से गुणा होगा, वैसे ही 3/4 28 से गुणा होगा, वैसे ही 6/7 28 से गुणा होगा। ऐसा आगे बात पकड़ में। तो अब क्या होगा, अब कटिंग होगी। तो जैसे आप कटिंग करोगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। 28, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, और ऐसा दिखेगा 4, 6 चौके 24। ऐसा समझ गए। अब आपसे क्या पूछा था उसने, कौन सी सबसे बड़ी है। अब आप मेरे को बताइए इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या आपको बड़ी लग रही है। तो भाई मुझे तो 24 बड़ी लग रही है। 24 कहां से आया, 6/7 से आया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 6/7 है। बेकार है। तो अपन जो है इन क्वेश्चंस को एग्जाम में इस तरीके से भी डील कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँ, मैं आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ कि इस तरीके जब क्वेश्चन आए तब ऐसे ट्रिक लगाकर जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब ऐसे वाला क्वेश्चन आए तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको 2 मेथड दिए थे, अब आपको जो मेथड लगाना है वो आपका मन है, आप लगा लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना ये अल्टीमेट गोल है। अब जैसे मैं बटे में देख रहा हूँ, बटे में देख रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, 29, 12, 8, 16। तो 12, 8, 16 तक ठीक था, लेकिन 29 का जब मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो बहुत मेहनत लग जाएगी। अगर 12, 8, 16 और ऐसे ही कुछ गुणा वाला नंबर होता
तो फिर मैं फटाक से करता एलसीएम निकाल के उसको भी सॉल्व कर देता। लेकिन ये 29 के कारण एलसीएम निकालने में मेहनत लगेगी, तो मैं एलसीएम मेथड में नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अपने मन से कोई भी दो को चुन लो। ठीक है, तो अपने मन से कोई भी दो को चुन लिया, तो मैंने चुन लिया 16/29 और उसका जो मैं चेंज करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ मैं 7/12 के साथ। 16/29 का 7/12 के साथ चेंज करवाने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, इन दोनों का इधर गुणा होगा, इन दोनों का इधर गुणा होगा। मेरे को दिखाई दे रहा है कि जब मैं गुणा करने जाऊंगा, आप चाहो तो करके भी देख लेना, यहाँ पर 16 गुणा 12 होगा और यहाँ पर 29 गुणा 7 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर इसका इधर, ऐसा। तो करके दे देता हूँ, हालांकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये वाली संख्या छोटी होने वाली है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कोई इंटू करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 12×5 60, 12×72, ऊपर आ जाएगा 7, 12 कम 12 और 7 हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 9×7 63 का 3, ऊपर आ जाएगा 6, 7 दूनी 14 और 6 हो जाएगा 20। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो 192 है वो छोटा हो रहा है और जो 203 है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को 192 छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया, भैया आप छोटे हैं, ऐसा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो छोटी वाली जो संख्या है 16/29, उसका कंपैरिजन करवाने जा रहा हूं मैं 5/8 से। ठीक है, 16/29 का कंपैरिजन करवाने वाला हूं मैं 5/8 से। तो 5/8 से जब मैं कंपैरिजन करवाने के लिए 5/8 से मैं कंपैरिजन करने के लिए निकलता हूं, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों में ये वाली चीज छोटी है, ये मुझे पता चला। अब मैं इन दोनों का देखने वाला हूँ, इन दोनों में आखिर कौन छोटा है। तो ऐसे कंपैरिजन कराऊंगा, तो ये इधर और ये उधर, तो 16 8 कराऊंगा, तो 8 छक्के हो जाएगा 48, ऊपर आएगा 4, 8 एकम 8 और 4 हो जाएगा 12, 29 और 5 कराऊंगा, तो ये ऑब्वियसली बड़ी ही दिख रही है मेरे को, हालांकि तो ये हो जाएगा 9×5 45, ऊपर हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये वाली फिर से छोटी हो गई। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में भी यही वाली संख्या छोटी है। ठीक है, अब एक बार और देख लेता हूँ, हालांकि मेरा काम तो हो चुका है इतने में ही, क्योंकि भाई अब जस्ट एक पॉइंट है, जब मैं चीज देख चुका हूं कि जो 16/29 है वो इन दोनों से छोटा है, मतलब उसने लिखा है कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब कि पहले छोटा और फिर आना चाहिए बड़ा। ठीक है, मतलब जो 16/29 है वो हमेशा जो है इस तरफ रहेगा 7/12 और 5/8 के। तो 7/12 5/8 के इस तरफ जा रहा है, ये गलत हो गया। ये 5/12 के इस तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। 7/12 इस तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इसी तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैं देख चुकी छोटा है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ और नहीं होता, वो ए ही होता। आप स्वयं से एक बार 16/29 और 13/16 का कंपैरिजन करवा लीजिएगा यहाँ पर, और आप देख लीजिएगा कि आपको छोटा जो है 16/29 ही मिलेगा। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ कि मेरा काम इतने में हो चुका है। ठीक है, मेथड तो ऑलरेडी समझा चुका था, सीजी व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन भी था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, और इसी ट्रिक से बनाना, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक और ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अपने को फिर से सॉल्व करना है। आइए थोड़ा रिलैक्स होकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग कैसे करेंगे। देखिए 9/11 लिखा है, 9, 11, 15, 17। अब इसका एलसीएम लेना मुश्किल है। 15, 17, 11 ये किसी पहाड़े में नहीं फंसते हैं। एलसीएम के लिए अपन लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से संख्या है जो कॉमन हो जाए, मतलब सभी के पहाड़े में फंस जाए। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है ना, सब अलग अलग जा रहे, तो एलसीएम नहीं ले पाऊंगा। एलसीएम नहीं लूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा सर, मैं ना लगाऊंगा अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 5/9 ले रहा हूँ। अब देखो ऑप्शन देखकर भी काम करना, कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि सबसे छोटा लिखा हुआ है ना अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में मतलब कि ये होगा बड़ा, ये होगा बड़ा और ये होगा छोटा, ऐसा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि या तो 5/9 सबसे बड़ा होने वाला है, या 11/17 सबसे बड़ा होने वाला है। पॉइंटर नहीं पकड़ में, तो मैं क्या करूंगा, इसी का ही ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने सबसे पहले कंपैरिजन करवाता हूं 5/9 और 11/17 की। मैं देखता हूं फिर इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है। तो 5/9 का 11/17 से कंपैरिजन कर दो। पेपर में ऐसी ऑप्शन का ध्यान रख के काम करना ताकि काम जल्दी हो जाए। एकदम आंख मूंद करके लगे हैं जहां जहां जगह मिल रही क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने में, ऐसा ही मत करना। थोड़ा देखना कि किस में अपना काम बन सकता है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही वाला ऑप्शन चुना जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कौन सबसे बड़ा है, उसका गुणा करते हैं इस तरीके से। हो जाएगा 5 7 35, ऊपर आएगा 3, 5 5 और 3 8, 11 99। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 11/17 जो है 5/9 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाली चीज जो है सबसे बड़ी होने वाली है, बड़े वाले अपन लोग। तो ये वाला जो आंसर है, या तो इसका आंसर जो है सी होगा, या तो आंसर इसका डी होगा। ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि जो 11/17 वो बड़ा दिख गया है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में एनालिसिस करते हुए किसको कंपैरिजन करवाना चाहिए कि आंसर पता चल जाए। अब 7/11 7/11 दोनों में कॉमन है, उसको कंपैरिजन कराए कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का आप कंपैरिजन करा सकते हो,
पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा, उससे ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं जो अगला कंपैरिजन करवाने वाला हूँ वो मैं जानबूझकर 8/15 और 5/9 का करवाने वाला हूँ। ऐसे ही करना पेपर में, ऑप्शन देखकर अंदाजा लगाना है किसका करवाऊंगा कि काम हो जाए ना अपना। वहां पर अपने को अपना टैलेंट थोड़ी दिखाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इन दोनों का करवाता हूँ। तो जैसे करवाऊंगा तो कैसे दिखेगा, 8 हो जाएगा 72, 15 पंचे हो जाएगा 75। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज जो है ना बड़ी है, ये वाली चीज बड़ी है, इसका मतलब कि 5/9 यहाँ पर आना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। और ये वाला चीज छोटा है ना, ये सबसे छोटा जाना चाहिए, है। तो ये वाली चीज बड़ी, तो ये आना चाहिए। इसका आंसर जो लगा कर आता, ऑप्शन नंबर डी लगा गया था, काम खत्म हो जाता मेरा। तो ऐसे दो कंपैरिजन किया, फटाक से आंसर पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी वाली ट्रिक से पेपर में सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। स्वीकार है यहाँ तक अपन लोग, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन है, थोड़ा रिलैक्स होकर इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दरअसल वो होते हैं, वह फ्रैक्शन, वह भिन्न जो एक से छोटा होता है, वह भिन्न जो एक से छोटा होगा उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे, और वह भिन्न जो एक से बड़ा होगा उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। अब कौन सी संख्या जो है वो एक से बड़ी होती है, इसका हिंदी बता दूंगा, परेशान मत होना, नीचे मैंने लिखा हुआ है। पहले एक बार समझ लो कि एक से बड़ा और एक से छोटा अपन को कैसे पता चलता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है 60/79 ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाली जो संख्या है ना बड़ी है, मतलब कि जब आप छोटा बटा बड़ा करते हो, छोटा बटा बड़ा करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो जो संख्या होगी ना वो एक से छोटी होगी। समझ में आ गया बात। ये जो चीज होगी जब आप छोटा बटा बड़ा करोगे तो हमेशा एक से कम आएगा। ये वाली चीज मेरे को लगता है कि आप सारे बच्चों को पता होगा। और यहाँ पर देखो 81/79 लिखा हुआ है, 81/79 लिखा हुआ है, मतलब हो रहा है बड़ा बड़ा बटा छोटा। ऐसा जब आप बड़ा बटा छोटा करते हो तो आपको एक से ज्यादा मिलता है। तो इस वाली बात का ध्यान दीजिए, जब भी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो एक से कम आएगा, जब भी छोटी संख्या से भाग देंगे तो एक से ज्यादा है। एक से कम आएगा तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे, या इसको आप पूर्ण भिन्न बोलोगे, इसकी हिंदी होती है पूर्ण भिन्न। और अगर मान लिया एक से जब बड़ा आ जाएगा तो उसको आप अपूर्ण भिन्न बोलो। तो ये एक बार सीख लीजिए। आपके एग्जाम में ना क्या करता है वो, कि 4 ऑप्शन लिख देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसे वो पूछता था। आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। हर वो फ्रैक्शन जो एक से छोटा होता है पूर्ण होता है, और वो फ्रैक्शन जो एक से बड़ा होता है अपूर्ण होता है, ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये लिखा हुआ है, खैर ये तो आपके समझने के उदाहरण डाल रखा है, सीधा इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आ गया आपके। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश। हाँ, आइए। अब ये बोल रहा है कि कॉलम मिलाना है। आपके एग्जाम में से कॉलम मिलाने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है सर, पूर्ण। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है सर, अपूर्ण, ठीक है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, बराबर। बढ़िया है यार, आपका तो मतलब गणित के साथ इंग्लिश का भी तैयारी करवा दे रहा हूँ मैं, मस्त एकदम जबरदस्त है। आपको हर एक इंग्लिश के शब्द का हिंदी पता चल रहा है, और आपको इंग्लिश के साथ कंपेटेबिलिटी भी बन रही है, बढ़िया है एकदम। ये तो बोल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/12 इज, मतलब कि 7/12 का बराबर वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो इसमें आपको थोड़ा कटिंग करके देखना पड़ेगा कि किसके 7/12 का जा रहा है बराबर हो। जैसे ये वाला मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 21/36, तो इसको मैं 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 12×3=36, और जाएगा 7×3=21, तो 7/12 दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। मतलब पहले का जो है वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ये दोनों आंसर बनेंगे। 9/15 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 9/15 में इसको मैं काटूंगा तो हो जाएगा 3×5=15, 3×3=9, यहाँ पर आएगा 3/5, तो मतलब दूसरे का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा 4। अच्छा, अभी ए और बी में कोई भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि 7/11 और 19/5 में कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। ये आपको मैंने कैसे करना सिखाया था बच्चे लोग, कि 7/11 में जो 7 है वो छोटा है और जो 11 है वो बड़ा है। तो जब भी आप छोटा बटा बड़ा करते हैं तो वो एक से कम आता है, एक से कम आता है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, पूर्ण कहलाता है। तो सी का जो आंसर है वो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 1। और वैसे यहाँ पर आप देखते हो 19/5 लिखा हुआ है, 19/5 अगर लिखा हुआ है, ये 19/5 लिखा हुआ, तो ये हो रहा है बड़ा बटा छोटा। बड़ा बटा छोटा हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा, तो इसलिए वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, अपूर्ण फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। डेसिमल और फ्रैक्शन वो यूनिट है जो अक्सर जो है ना एग्जाम में ध्यान नहीं दी जाती है, बहुत ही नेग्लेक्ट कर दी जाती है, तो आपको उसको सीखना चाहिए, हैंडल होती है बहुत अच्छे तरीके से।
चलिए आई होप कि यहाँ तक आप सारे बच्चे लोग क्लियर हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह संख्या है जो कि इन सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बड़ी है। अब एक तो मैंने आपको मेथड बता दिया था। कौन सा मेथड सर आपने हमको बताया? मैंने आपको मेथड बताया था कि आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको झट से जो आंसर है वो पता चल जाता है। ठीक है, एक आध मेथड और मेरे साथ आप लोग सीखने की कोशिश की, देखिए कुछ काम बन सकता है क्या। जैसे कि मैं 2/7 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर देखता हूं तो होता है 5। 1/3 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर देखता हूं तो पता चलता है 2। और मैं 5/6 देखता हूं तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है मेरे को दिखता है 1। और वैसे ही जब मैं 3/4 देखता हूं तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो मेरे को दिखता है 1। अंतर निकाल रहा हूँ, 3 और 4 के बीच का अंतर होता है 1। ठीक है, तो मैंने अभी क्या देखा, इन सभी के जो बीच का जो अंतर है ना वो अलग अलग है। ठीक है, अगर मान लो किसी स्थिति में, अगर अंतर समान हो जाता, जरूर मेरी बात, अगर मान लो किसी स्थिति में अगर अंतर समान हो जाता, लिख लेना इस वाले कुछ कंसेप्ट को नोट बनाकर। जैसे अभी अंतर 1, 1, 2 और 5 है, अलग अलग है। मान लिया अगर किसी स्थिति में अगर अंतर समान हो जाता, जिसका अंश बड़ा होता वो बड़ी संख्या होती, जिसका अंश छोटा होता वो छोटी संख्या होती। ये बात स्वीकार हो गई आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन में ये एक और आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं कि आप अंतर देख लीजिएगा। अगर अंतर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। ये तो आप मेरे ख्याल से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ गए होंगे। लेकिन अगर अंतर समान न हो तो क्या करें? अगर अंतर समान ना हो तो उस वाली स्थिति में अंतर को समान करने की कोशिश की। अंतर को समान करने की कोशिश अपन कैसे कर सकते हैं वो सीख लो। अंतर क्या क्या है? अंतर है 5, 2 और 1। तो इस वाली स्थिति में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चे लोग, हम लोग जो है ना जो अंतर को समान करते हैं, तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो होता है 10। तो मैं आप सबको ना 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। सबको 10 अगर बनाओगे तो यहाँ पर किसका गुणा करोगे? 2 का गुणा करोगे। तो इसीलिए अंश में भी किसका गुणा होगा? 2 का गुणा होगा। ऐसा इसको 10 बनाना चाहता हूं तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो क्योंकि 5 का गुणा कर रहा हूं इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहां भी 5 का गुणा करूंगा। समझ गए? इसको 10 बनाना चाहता हूं तो एक में कितने का गुणा करूं कि 10 बन जाए? एक में 10 का गुणा करो तो 10 बन जाएगा, तो यहां भी 10 का गुणा होगा। एक में कितने का गुणा करूं कि 10 बन जाए? एक में 10 का गुणा करूंगा 10 बन जाएगा, तो इसलिए यहां भी 10 का गुणा होगा। समझ में आ रहा है ये काला कलर मैंने कैसे भरा? स्वीकार हो गया? अब इससे क्या हुआ, सभी का अंतर जो समान हो गया। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब सभी का अंतर मैंने समान कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी होती है। चलो जरा देख लेते हैं। इसका जो अंश है वो है 4, इसका जो अंश है वो है 5, इसका जो अंश है वो है 50 और इसका जो अंश है वो है 30। तो इसमें किसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा है? इसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो है 5/6। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 5/6। इस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको एक और ट्रिक दे दी। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चाहिए ये वाला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे साथ, इसको भी अगर बनाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि, हाँ बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन बताओ। अंतर देखो, 16 और 15 में 1 का अंतर है, 20 और 19 में 1 का अंतर है, 25 में 1 का अंतर है, 34 और 35 में 1 का अंतर है। तो आपको दिखाई दे रहा है सब में अंतर समान है। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा बड़ी, जिसका अंश छोटा छोटी। तो जो बड़ा है वो है 35, जो छोटा है वो है 16। तो छोटा हो गया 16/15, बड़ा हो गया 35/34। ऐसे इन क्वेश्चन को बनाया जाता है। हो गया? ठीक है, सेट है यहाँ तक मसला? जैसे ये एक और क्वेश्चन देखिए, आइए। अब आपको बताना है इनमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। चलिए आइए एक बार सीखने की कोशिश करते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे ना अगर तो आपको पता चल जाएगा कि ये 15 जो है ना छोटा है 16 से, 11 जो है ना छोटा है 12 से, 7 जो है ना छोटा है 8 से। मतलब ये सारे के सारे ये जो तीनों फ्रैक्शन है वो 1 से कम होंगे। स्वीकार करते हो आप? लेकिन यहाँ पर ये जो 8 है ये बड़ा है दरअसल 3 से। 8 जो है ये बड़ा है 3 से। तो क्योंकि यहाँ पर ना बड़ा बटा छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज है वो 1 से ज्यादा होगी। अब ये वाली चीज क्योंकि 1 से ज्यादा होने वाली है,
और बाकी सभी जो है 1 से कम होने वाली हैं, तो ये जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। यहीं पर मामला इसका क्लियर हो गया। तो इस वाली चीज़ का भी ध्यान देना, एकदम आँख मूंद करके डिफरेंस मत निकालने चले जाना। थोड़ा ध्यान देना कि पहले कौन 1 से छोटा हो रहा है और कौन 1 से बड़ा हो रहा है। बाकी तीनों जो हैं 1 से छोटे हैं, लेकिन जो 1 है वो 1 से भी बड़ा है। 1 से भी बड़ा है, इसका मतलब कि वो तो इन सब में सबसे बड़ा हो गया। तो अगर वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, तो इस स्थिति में आंसर तो मैं बिना सॉल्व किए लगा दूंगा 8/3। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी और आप इस चीज़ का हमेशा पेपर में ध्यान रखेंगे। ये गलती मत करके चले आना, डिफरेंस देखना, लेकिन आंख मूंद करके जो है बैल के सिंग की तरह चला मत देना। देखना भी तो कि जो है इस तरह से उसे बना कर दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन में बच्चे लोग गलती करते हैं। अब मैं बात करूंगा छोटे की। ये तीनों ही 1, 2 और 3, ये तीनों ही 1 से छोटे हैं। अब मेरे को ये जानना है कि 1 से छोटे तो हैं, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो उसके लिए मेरे पास अलग मेथड है। अपने हिसाब से अपना मेथड चुनूंगा और उसके हिसाब से जवाब आपको दे दूंगा। एक है 15/16, एक है 11/12 और एक है मेरे पास 7/8। तो मेरी आंखें तुरंत भागी और बोली कि सब में 1 का फर्क है। सब में 1 का फर्क है, मतलब कि जो फर्क है वो समान है। फर्क समान होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो बड़ी होती है, जिसका छोटा होता है वो छोटी होती है। तो इनमें जो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, 15, 11 और 7 में जो अंश जो छोटा है वो 7/8 का छोटा है। तो जो सबसे छोटी होगी वो दरअसल होगी 7/8। ऐसे मैं इस वाले क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करके आता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको ट्रिक दी है इस वाले सेशन में, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, मैं आपको 1-2 चीज़ें और फटाक से अनाउंसमेंट में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल में हमेशा एक्टिव रहना है और वहाँ से जो पीडीएफ है सारी कलेक्ट करनी है हमसे। दूसरी वाली जो बात है वो एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट के साथ, एक ज़बरदस्त घोषणा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एसआई की जो 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम की जो है तैयारी को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। और एग्ज़ाम में हम क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए एक न्यू बैच लेकर आएंगे। वो बैच जो है 11 नवंबर से शुरू होगी। ठीक है, और उस 11 नवंबर वाली बैच में अगर आप 11 नवंबर तक एडमिशन ले लेते हैं तो आपको दिवाली का ऑफर मिलेगा, जिसमें जो फीस डिसाइड की गई है वो दरअसल फीस है 2,499 रुपये। और वो ऑफर में अगर आप 11 नवंबर तक एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑफर में लेस होकर मिलेगी 1,599 रुपये तक। तो दिवाली का इस वाली बैच के लिए ऑफर चलेगा और इस ऑफर में आपको जो रेगुलर फीस है वो घटकर आपको मिलेगी 1,599। तो 1599 में हम आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे एसआई का। हर एक सब्जेक्ट बहुत आराम से, जैसे आपने हमारे साथ बाकी सारे एग्जाम की तैयारी की है वैसे ही आपको सारे एग्जाम्स के जो सारे जो सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत आराम से रिलैक्स होकर एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। तो ये जो रेगुलर फीस है, ये जो ऑफर फीस है 1599, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करवाए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ गणित नहीं, गणित तो बहुत अच्छे तरीके से होगा ही, और सिलेबस में इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा ही कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी करवाई जाएगी। और इसके अलावा जस्ट मैं आपको एक और आपको एक एड ऑन फैसिलिटी देना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं कि जब भी हम ना कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रॉपर आपको नोट्स वगैरह जो है बहुत अच्छी तरीके से जमा कर देते हैं। तो जो नोट्स वगैरह है, जैसे मैं अभी गणित ले रहा हूँ तो आपको गणित का नोट्स बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे आपको ना ऐसा गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये जो मैंने आपके सामने पेज ओपन किया है ये गूगल ड्राइव का पेज है, और गूगल ड्राइव के पेज में इस तरीके से फोल्डर बना दिया जाता है। जैसे मैंने अभी एक फोल्डर बनाया हुआ डेसिमल। अब जैसे ही आप इसको टिक करेंगे, ये लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा जैसे ही आप हमारे साथ बैच में कंटिन्यू करते हैं, तो हम आपको ना बैच में इस तरीके की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ये जो पीडीएफ होती है, इस वाली पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके स्वयं की प्रैक्टिस के लिए, मतलब कई सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि सर मेरे को गणित में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके इस तरीके से ऑप्शन वार क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आपको जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस शीट होगी जो आपको रेगुलर क्लास में दी जाएगी। कंफर्टेबल आप लोग? तो रेगुलर क्लास में आपको ये सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जो भी टॉपिक मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो उसकी 2 पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ मिलेगी क्लास वाली पीडीएफ, जिसको मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा आपके साथ में खड़े होकर, और दूसरा आपको दूंगा प्रैक्टिस वाली शीट जो कि इस तरीके से होगी। और इस प्रैक्टिस वाली शीट में उसी तरह के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपने मेरे से क्लास में सीखे हुए हैं। आप आराम से इसको स्वयं से घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी पूरी हो सके। और इस प्रैक्टिस शीट में आपको हम प्रोवाइड करेंगे आंसर की।
ताकि आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसका आपको पता चले कि सही सॉल्व हो रहा है कि गलत सॉल्व हो रहा है, और साथ में हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिटेल सॉल्यूशन। तो इस तरीके के जो पीडीएफ है वो आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक पर आपको डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको नोट्स के लिए भी कहीं से परेशान ना होना पड़े। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करें। पॉइंट है समझ में? तो नेक्स्ट वाली क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी, और जो बैच है वो 11 नवंबर से शुरू होगी, और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें, जैसे आपको बाकी सारी बैचेस में हम प्रोवाइड करते हैं, एकदम सलीकत के साथ एक एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उसकी जो है पीडीएफ, क्लास वाली पीडीएफ अलग से, प्रैक्टिस वाली पीडीएफ अलग से, और हर एक डाउट डिस्कशन, हर एक आपके जो भी सवाल होंगे उसका आपको जवाब दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो सके। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक अपना